मर्सिडीज बेंज दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे शानदार कार कंपनियों में से एक है, जिसकी कीमत करीब $80 बिलियन है। लेकिन आज सबसे वांछित और महंगी कारों में से एक होने के कारण इसकी शुरुआती विनम्र शुरुआत को भूलना आसान है। यह सब एक गरीब इंजीनियर के साथ शुरू हुआ, जिसने अपनी पहली हॉर्सलेस कैरिज बनाने की खोज में कई संदेहों और असफलताओं का सामना किया। अपनी चुनौतियों के बावजूद उसने सभी को गलत साबित कर दिया और 19वीं शताब्दी के अंत में अपने छोटे उद्यम को दुनिया की पहली और सबसे बड़ी उत्पादन कार कंपनी में बदल दिया। लेकिन एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी के रूप में जो शुरू हुई थी, उसने आश्चर्यजनक रूप से एक अंधेरा मोड़ ले लिया, जब कंपनी ने मजबूर मजदूरों के काम के तहत नाजी को सैन्य वाहनों की आपूर्ति से लाभ कमाया। इसलिए आराम से बैठो, क्योंकि आज हम मर्सिडीज बेंज की पागल कहानी और उस आदमी को कवर करेंगे, बेन। कार्ल बेंज का जन्म नवंबर 1844 में जर्मनी के मबर्ग शहर में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक लोकोमोटिव चालक थे, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। हालांकि जब कार्ल 2 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे वे और उनकी मां घोर आर्थिक संकट में फंस गए। कहने की जरूरत नहीं कि बेन का बचपन आसान नहीं था, लेकिन गरीबी में रहने और खाली पेट सोने के बावजूद उसकी मां ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। उनकी वजह से कार्ल स्कूल जा पाया और बहुत कम उम्र में ही उसने काबिलियत दिखाई, खासकर केमिस्ट्री और मैकेनिक्स में। जब वह 15 साल का हुआ, कार्ल ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया और कार्ल के रुका यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम पास किया, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से हुई जिसने आगे चलकर उसकी जिंदगी में एक बड़ी भूमिका निभाई, फर्डिनेंड रिटेनबैकर। रिटेनबैकर को जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक वर्कशॉप बेस्ट प्रोफेशन से एक टेक्निकल साइंस में बदलने वाला मुख्य व्यक्ति माना जाता है, और वह इस बात का पक्का यकीन करता था कि स्टीम इंजन, जो उस समय ज्यादातर रेलवे और नावों के लिए इस्तेमाल होते थे, उसकी टीचिंग में जल्दी ही पुरानी बात हो जाएंगे। बिना घोड़े वाली गाड़ियों में बेंज की दिलचस्पी सच में बढ़ने लगी, और खुद एक रेगुलर साइकिल चलाने वाला होने के नाते उसने अपनी बाइक के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया और मोटराइज्ड बनाने के मुमकिन तरीकों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। गाड़ी तब तक कई इंजीनियर और इन्वेंटर पहली ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश कर चुके थे, और उनमें से कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड गाड़ियां बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ये शुरुआती इन्वेंशन पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं थे। फिर भी कार्ल ने देखा कि इनमें से ज्यादातर शुरुआती गाड़ियां स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित थीं, और प्रोफेसर रिटेनबैकर की गाइडेंस में उन्हें जल्द ही एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत महसूस हुई। जबकि कई लोग शुरू में उनके विजन पर हंसे, उन्हें हमेशा लगता था कि यह मुमकिन है, बस उन्हें इसे साबित करने के लिए और समय चाहिए था। इसलिए 19 साल की उम्र में कार्ल के रुका से ग्रेजुएट होने के बाद बेन ने अगले 7 साल कई इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब्स में बिताए, और जब उन्हें उनमें से किसी में भी फिट होने में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने 1871 में 27 साल की उम्र में अपना खुद का वेंचर शुरू करने के लिए जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल किया। कार्ल ने ऑगस्ट रिटर नाम के एक मैकेनिक के साथ पार्टनरशिप की, और साथ मिलकर उन्होंने मैनहेम में एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप चलाना शुरू किया। उसी समय बेंज अपने साइड प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और एक मोटराइज्ड कैरेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बिजनेस चलाने में मदद के लिए एक पार्टनर का होना जरूरी लग रहा था। लेकिन बदकिस्मती से कार्ल के लिए उनका बिजनेस पार्टनर भरोसे लायक नहीं निकला और उनके टूल्स खराब हो गए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए जाने के बाद उनकी कंपनी ने अपने पहले वर्ष में काफी संघर्ष किया। सौभाग्य से कार्ल की उस समय एक महिला से भी मुलाकात हुई, बर्था रिंगर, जो कुछ साल बाद उनकी पत्नी बनी। एक अमीर परिवार में पैदा हुई बर्था मजबूत मूल्यों वाली महिला थी, और वह अपने मंगेतर के प्रयासों को उसके व्यापारिक साझेदार द्वारा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने रिटर की कंपनी के पूरे हिस्से को खरीदने के लिए अपने स्वयं के दहेज का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिससे उसे और कार्ल को व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण मिल गया। वे स्थिति को बदलने में सक्षम थे और तमाम संघर्षों के बावजूद अगले 10 वर्षों के दौरान व्यवसाय को बचाए रख सके। यह वह अवधि थी जब कार्ल अपने वास्तविक प्रतिभा को दिखाने में सक्षम था, अपने पक्ष के प्रयोगों में प्रमुख विकास और सफलताएं कर रहा था। विशेष रूप से अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए 1879 में एक गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन विकसित करना कि वह अपने बिजनेस से बेच सकता था। लेकिन बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। आप देखिए, कार्ल के वेंचर से प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी कि बैंकों ने इसे इनकॉर्पोरेटेड करने की मांग की। इससे उसे दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ना पड़ा और आखिरकार 1882 में अपने बिजनेस को एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदलना पड़ा। आखिर में कार्ल के वेंचर से के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 5% शेयर बचे थे।
और इस तरह उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि जब कंपनी नए प्रोडक्ट डिजाइन करती थी तो उनके आइडिया पर ध्यान नहीं दिया जाता था। असल में इस अरेंजमेंट से निराश और दुखी होकर कार्ल ने अपना सामान पैक किया और अगले साल कॉर्पोरेशन छोड़ दिया। अपनी कंपनी छोड़ना कार्ल के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इस निराशा ने उन्हें सफल होने के लिए और भी पक्का इरादा दिला दिया। साइकिल के लिए उनका पुराना जुनून उन्हें मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम के पास ले आया। ये दो लोग मैनहेम में एक साइकिल रिपेयर शॉप के मालिक थे। उन्होंने मिलकर बेंज और सी की स्थापना की और इंडस्ट्रियल मशीनें और स्टेशनरी गैस इंजन बनाने पर ध्यान दिया। कार्ल के पिछले वेंचर के उलट ये काफी अच्छी तरह से शुरू हुआ और थोड़े समय में ही काफी फायदेमंद हो गया, जिसमें लगातार इनकम आने लगी और 25 लोगों का स्टाफ था। बेंज ने आखिरकार अपना पूरा ध्यान अपने गैस इंजन का इस्तेमाल करके एक ऑटोमोबाइल बनाने के अपने जीवन भर के सपने पर लगाया, न कि बस एक गाड़ी में मोटर जोड़ने पर। कार्ल ने मोटर के चारों ओर गाड़ी बनाई और साइकिल जैसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने वह बनाया जिसे कई लोग 1885 में पहली असली ऑटोमोबाइल मानते थे। बेंज पेटेंट मोटर वैगन, यह 2 सीटर गाड़ी 3 वायर व्हील्स पर चलती थी जो एक ट्राइसाइकिल बनाते थे और इसमें गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर लगी थी। इसका एक सिलेंडर इंजन 2-3 हॉर्स पावर बनाता था और लगभग 7 MPH की रफ्तार से चल सकता था। बेंज जानते थे कि यह क्रांतिकारी है और अपनी गाड़ी को टेस्ट और बेहतर बनाने के बाद उन्होंने 1886 की गर्मियों में अपनी वंडर कार को लोगों के सामने उतारा। हालांकि उन्हें क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले, जबकि कुछ ने उनके क्रिएशन की तारीफ की। ज्यादातर लोग मशीन को लेकर शक में थे और कई लोग नहीं चाहते थे कि वह गाड़ी में धमाका होने के डर से मेन सड़कों पर गाड़ी चलाए। दूसरों को तो यह भी यकीन था कि बेन एक शैतान है जो एक भयानक गाड़ी चला रहा है। कार्ल के बिजनेस पार्टनर भी इससे ज्यादा खुश नहीं थे। ऑटोमोबाइल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें उनके काम से दूर रखा और वे यह नहीं देख पा रहे थे कि उनका आविष्कार कैसे काम का हो सकता है। कोई ऐसी मशीन क्यों खरीदेगा? उनका तर्क था कि यह घोड़े से ज्यादा तेज नहीं है, यह आसानी से खराब हो सकती है और इसका फ्यूल खत्म हो सकता है। फिर भी कार्ल बेंज को यकीन था कि उनकी हॉर्सलेस कैरेज ही भविष्य है और उन्होंने बिक्री के लिए कारें बनाना शुरू कर दिया। 1888 में ऐसा करने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति उनकी पत्नी थी, जो अक्सर अपने पति के साथ कार्यशाला में रहती थीं और उन्हें नए सुझाव देती थीं। लेकिन सुधार करने के बाद भी लोग कार्ल के विजन को नहीं देख पा रहे थे। दूसरी ओर जो कुछ लोग कारें खरीदते थे वह उनका उपयोग केवल कम दूरी तय करने के लिए कर सकते थे और इसके साथ ही उन्हें हर समय मैकेनिक के साथ रहने की आवश्यकता होती थी। इससे भी मदद नहीं मिली कि वह बहुत महंगी थी, जिससे वे केवल अमीर और अभिजात वर्ग के लिए ही सुलभ थीं। और यहाँ तक कि तथाकथित अभिजात वर्ग के कई सदस्य उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे बहुत शोरगुल वाली और गंदी थीं। इसके बावजूद एक बात स्पष्ट थी कि कार्ल को दुनिया को यह विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि ऑटोमोबाइल यहाँ संगीत रहने के लिए था। सन 1888 की गर्मियों में एक सुबह कार्ल के बिस्तर पर रहते हुए बर्था बेन बहुत जल्दी उठी और अपने पति की कार में बैठकर ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक पर निकल पड़ी। वह अपने 2 बेटों को भी साथ लेकर मैनहाइम से 66 मील दूर स्थित फोर्जहाइम में अपनी मां से मिलने के लिए रवाना हुई। बर्था ने अपने पति या पुलिस को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताया, शायद इसलिए कि अगर उन्हें पता चलता तो वे उन्हें जाने नहीं देते। उस समय तक किसी भी कार या मोटर चालित वाहन ने इतनी लंबी यात्रा करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन वह बेन के आविष्कार के महत्व को साबित करने के लिए दृढ़ थीं। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं थी। बर्था को रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे धूल भरी और पथरीली सड़कों को पार करना जो घोड़ों के लिए बनी थी, और पेट्रोल लेने के लिए एक फार्मेसी पर रुकना पड़ा और कुछ मैकेनिकल मरम्मत भी करनी पड़ी। 66 मीटर की यात्रा में बर्था और उसके 2 बेटों को 12 घंटे से ज्यादा लगे, लेकिन आखिरकार वे सभी सुरक्षित रूप से फोर्जहाइम पहुंच गए। किसी भी चीज से ज्यादा यात्रा ने वह लक्ष्य हासिल कर लिया जो बर्था ने हासिल करने के लिए तय किया था, लोगों को यह बताने के लिए कि ऑटोमोबाइल अगली बड़ी चीज थी। इसके साथ बेंज मोटरवैगन शहर में चर्चा का विषय बन गया और कार्ल के व्यवसाय को जल्द ही बहुत प्रचार मिला। बेंज और से ने तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया, इतना कि 1890 तक यह जर्मनी में दूसरा सबसे बड़ा इंजन निर्माता बन गया। हालांकि अपनी कारों को बेचकर नहीं, बल्कि अपने स्थिर गैसोलीन इंजनों को बेचकर। लेकिन 2 नए व्यापारिक साझेदारों फ्रेडरिक वॉन फेयर और जूलियस गैंस के जुड़ने से उन्होंने जल्द ही इसे बदलने में मदद की, क्योंकि उन्होंने इसका ध्यान रखा। बिजनेस और मार्केटिंग के मामले में
बेंज अपने इंजीनियरिंग लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे सका और कई नए कार इनोवेशन का पेटेंट करा सका, जैसे कि प्लेनेटरी गियर ट्रांसमिशन, डबल पिवट स्टीयरिंग और बॉक्सर कॉन्फ़िगरेशन वाला फ्लैट इंजन। उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की सलाह पर एक नई और बेहतर ऑटोमोबाइल भी डिजाइन और मैन्युफैक्चर की, जो 1893 में मार्केट में आई। उन्होंने इसे बैन विक्टोरिया नाम दिया। यह एक ज्यादा लग्जरी 2 पैसेंजर वाली गाड़ी थी, जिसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन था, जो 11 mph की स्पीड तक पहुंच सकता था। इसकी भरोसेमंद होने की वजह से यह गाड़ी काफी अच्छी बिकी। लेकिन इसका अगला डिजाइन, सस्ता बैन वियो, सच में बहुत पॉपुलर हुआ। लगभग 200 यूनिट के कुल प्रोडक्शन के साथ बैन वियो इतिहास में दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वाली कार बन गई, जिससे 1890 के दशक और 1900 की शुरुआत में बैन एंड दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। हालांकि जब बेंज कंपनी अपनी नई सफलता का आनंद ले रही थी, तो उसे एक और कंपनी से भी काफी दबाव महसूस हो रहा था, जो ज्यादा दूर नहीं थी, डेमलर मोटर इन कैसल। डेमलर मोटर और कैसल शॉफ का नेतृत्व गॉटलीब डेमलर और विल्हेम मेबैक कर रहे थे। दोनों शानदार इंजीनियर थे, लेकिन खासकर गॉटलीब डेमलर बहुत कॉम्पिटिटिव होने के लिए जाने जाते थे और उन्हें बिजनेस चलाने के तरीके का बहुत ज्ञान और कनेक्शन थे। ऐसा ज्ञान जिसकी कार्ल बेंज में कमी दिखती थी। व्यावसायिक रूप से बेची जाने वाली पहली डेमलर कार 1892 में आई। 2 साल बाद उन्होंने 2 सिलेंडर वाली कार लॉन्च की और 1897 में उन्होंने अपना पहला फ्रंट इंजन मॉडल डेमलर फीनिक्स पेश किया। यह साफ था कि डेमलर कंपनी बेंज से मुकाबला कर रही थी, क्योंकि उनके वाहन लोगों को ज्यादा आकर्षक और आरामदायक लग रहे थे। मिस्टर डेमलर का दुर्भाग्य से 1900 में निधन हो गया, जिससे मेबैक कंपनी के इंचार्ज बन गए। लेकिन यह मेयो के कंट्रोल में ही था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर को डिजाइन किया। इस वाहन को इतना खास बनाने वाली बात यह थी कि यह पहली ऑटोमोबाइल थी जो हमारी आधुनिक कार के विचार से मिलती जुलती थी। इसमें एक शक्तिशाली गैस इंजन लगा था, बॉडी चौड़ी और बड़ी थी, जिसमें एक खास स्टील चेसिस थी और इसका सेंटर मास जमीन के पास था। शुरू में रेसिंग के लिए बनाया गया, यह वाहन एक अमीर बिजनेसमैन एमिल जेलिने के अनुरोध पर बनाया गया था, जिन्होंने अपनी बेटी मर्सिडीज के नाम पर कार का नाम रखने का फैसला किया। यह कार कई स्ट्रीट रेस और हिल क्लाइंब इवेंट जीतने में कामयाब रही, जिसकी टॉप स्पीड 56 mph थी, जो उस समय के किसी भी अन्य वाहन से बेहतर थी। इससे डेमलर कंपनी पर बहुत ध्यान गया, जिसने अपने सभी वाहनों को मर्सिडीज के नाम से रीब्रांड करने का फैसला किया और उसी नाम से रेसिंग और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नए मॉडल बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर, यह नया ट्रेंड कार्ल बेंज के पार्टनर्स को पसंद नहीं आया, जो अपने कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए तुरंत जवाब चाहते थे। वे कार्ल बेंज की मंजूरी के बिना एक नए तेज मॉडल के लिए कुछ फ्रेंच डिजाइनरों को लाए। कार्ल बेंज उनके फैसले से नाराज और परेशान थे। उन्हें ऑटो रेसिंग का विचार कभी पसंद नहीं आया और वे हमेशा धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाना पसंद करते थे। उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर तेज गति से गाड़ी चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के शोर और खतरे से डर लगता था। उनकी टीम द्वारा बनाई गई कार भी सफल नहीं रही और यह बेंज कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हुई, जिसे 1903 और 1904 के बीच और भी संकटों का सामना करना पड़ा। नाराज और निराश कार्ल ने अपनी कंपनी छोड़ने का फैसला किया, जबकि वे अभी भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहे। आखिरकार उन्होंने अपनी कारों को रेस में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी और आखिरकार ये रेसिंग सफलताएं ही थीं जिन्होंने उनकी कंपनी को बचाया। 1908 तक बेंज के पास 120 हॉर्स पावर की रेसर थी, एक ऐसा मॉन्स्टर जो लेनिनग्राद से मॉस्को तक 8 और 2 घंटे में 50 माइल जहां की औसत गति से दौड़ा, जो उस समय के ट्रैक कितने पुराने थे इसे देखते हुए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। लेकिन यह 200 हॉर्स पावर की ब्लिट्स और बीज थी, जिसने आखिरकार ब्रांड को सुर्खियों में ला दिया। 1909 में बनी यह रेस कार किसी भी प्लेन, ट्रेन या उस समय की ऑटोमोबाइल 1911 में 140 mph से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच जाती थी, जिससे बेंज उस समय की सबसे पसंदीदा कारों में से एक के तौर पर डेमलर के साथ खड़ी हो गई और दोनों कंपनियों को आने वाले सालों में अच्छी बिक्री मिली। हालांकि यह सफलता ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि पहला विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसने सभी की जिंदगी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिलाकर रख दिया। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद देश आर्थिक मंदी से गुजरा और दोनों कंपनियां डेमलर और बेंज अपनी सर्वाइवल की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। दोनों कंपनियों ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर 1924 में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें वे लागत बचाने के लिए अपने प्रोडक्शन और मार्केटिंग के प्रयासों को मिलाने पर सहमत हुए, जबकि अपने अलग अलग नाम भी बनाए रखे। लेकिन यह एग्रीमेंट सिर्फ 2 साल तक चला, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी और खराब हो गई और दोनों कंपनियों को
1926 में पूरी तरह से मर्ज होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे डेमलर बेंज नाम की एक नई कंपनी बनी। डेमलर बेंज के तहत कंपनी ने अपने वाहनों को मर्सिडीज बेंज के रूप में रीब्रांड किया और 1920 के दशक के आखिर में कई शानदार मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि मर्सिडीज बेंज टाइप 6, 130 और मॉडल एस, एसएस और एसएसके। इन वाहनों को डेवलप करने में मदद करने वाले उनके सबसे अच्छे और होशियार इंजीनियरों में से एक फर्डिनेंड पोर्श थे, जिनका नाम बाद में कार इंडस्ट्री में काफी मशहूर हुआ। जहां तक कार्ल की बात है, वह डेमलर बेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने रहे और अपनी ऑटोमोबाइल की सफलता को देख पाए और इस बात पर हैरान थे कि ऑटो इंडस्ट्री उनके जीवन काल में कितनी आगे बढ़ गई थी। कार्ल बेंज का निधन कंपनी के मर्जर के कुछ ही साल बाद अप्रैल 1929 में 84 साल की उम्र में हो गया। उनकी मृत्यु के बाद कंपनी आकार और ताकत में बढ़ती रही और दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कार बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई, लेकिन उसने अपने कुछ सबसे अच्छे साल एडोल्फ हिटलर के अप्रत्याशित नेतृत्व में बिताए। जब 1933 में हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया तो वह जर्मन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था, ताकि अपने राजनीतिक रुतबे को अपने समकालीनों से ऊपर उठा सके। दुनिया को इम्प्रेस करने का एक तरीका उसने यह तय किया कि वह इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स में जर्मन कारों को दिखाए। लगभग तुरंत ही उसने डेमलर बेंज को ग्रैंड प्रिक्स रेस में शामिल होने के लिए एक बड़ी सब्सिडी दी। उस जमाने की कोई भी दूसरी कार कंपनी इतनी तेजी से कार बनाने में उतना समय और पैसा खर्च नहीं करती थी जितना डेमलर बेंज ने किया, और यह बात 1934 से 1939 तक रेस ट्रैक पर साफ दिखी। मर्सिडीज ने ग्रैंड प्रिक्स रेस में दबदबा बनाया। अपने W25 और वेक 125 मॉडल के साथ 200 mph की रफ्तार से गाड़ी चलाई। हालांकि उन्हें एक नए प्रतिद्वंद्वी ऑटो यूनियन से भी चुनौती मिली, जो एक और जर्मन ऑटोमेकर था जिसे उनके अपने देश ने स्पॉन्सर किया था। ऑटो यूनियन ने भी उसी दौरान सफलता का अपना हिस्सा हासिल किया, 25 रेस जीती। 1935 से 1937 तक इन सफलताओं ने जर्मनी को मोटरस्पोर्ट्स इवेंट्स में दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा दिया, खासकर मर्सिडीज बेंज को, जो हिटलर का पसंदीदा कार ब्रांड बन गया। असल में जिन गाड़ियों में उन्हें अक्सर देखा जाता था, उनमें से एक मर्सिडीज बेंज 170 थी, जो एक बड़ी लग्जरी गाड़ी थी और मुख्य रूप से ऊंचे दर्जे के नाजी नेताओं और दूसरे एक्सिस अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ ही डेमलर बेंज कंपनी जल्द ही खुद को गंभीर खतरे में पाएगी, क्योंकि आम यात्री कारों की मांग कम हो गई थी। इसलिए उन्होंने नाजी सेना के लिए मिलिट्री गाड़ियां, पनडुब्बियां, टैंक और एयरक्राफ्ट इंजन बनाना शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा बिजनेस मिलिट्री ट्रक थे, जो 3 से 6 और 1-2 टन सप्लाई ले जाने में सक्षम थे। 1942 तक उन्होंने आम लोगों के लिए कारें बनाना पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि उनके सभी संसाधन युद्ध के प्रयासों की ओर लगा दिए गए थे। और जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, हथियारों के बढ़ते उत्पादन को संभालने के लिए नए स्टाफ की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरा वर्कफोर्स अब फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। इसलिए डेमलर बेंज ने जरूरी यूनिट वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए महिलाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन यह भी डिमांड को पूरा करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए कंपनी ने जबरन मजदूरी का सहारा लिया। युद्धबंदियों, अगवा किए गए नागरिकों और कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों को प्लांट के पास रखा जाता था और जर्मनों के भारी दबाव में उनसे लंबे समय तक काम करवाया जाता था। इनमें से ज्यादातर मजदूर पूर्वी यूरोप के थे, जिन्हें खराब जेल जैसे माहौल वाले बैरक कैंप में रखा गया था, जबकि कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों की निगरानी एसएस द्वारा अमानवीय परिस्थितियों में की जाती थी। इन कैंपों में कई लोग गंभीर कुपोषण, दुर्व्यवहार या यातना से मर गए और 1944 तक डेमलर बेंज के 63 शून्य कर्मचारियों में से लगभग आधे जबरन मजदूर थे। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो पॉट्सडैम समझौते के कारण कंपनी को बड़ा झटका लगा। विदेश में सभी जर्मन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और हर्जाने के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे डेमलर बेंज ने अपनी सभी विदेशी सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां और शाखाएं खो दी और उन्हें अपने देश में
अपने ही प्लांट तक सीमित कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा और खुद को फिर से खड़ा करना पड़ा। डेमलर बेंज का फिर से पुनर्गठन किया गया और इन बड़े बदलावों के कारण उन्हें अपने टॉप मैनेजमेंट को नाजीवाद से मुक्त करना पड़ा। कंपनी 1946 में अमेरिकी कब्जे वाले अधिकारियों से प्रोडक्शन परमिट हासिल करने में कामयाब रही। हालांकि उनके कारखाने को बमबारी से काफी नुकसान हुआ था, फिर भी मर्सिडीज बेंज को अपने प्लांट का मालिक होने का फायदा था, जबकि BMW या एडलर जैसे कई अन्य प्रतिस्पर्धियों ने सोवियत क्षेत्र में जाने के बाद अपनी जगहें खो दी। इसके बाद मर्सिडीज बेंज कंपनी ने एम्बुलेंस, पुलिस पेट्रोल वाहन और डिलीवरी वैन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने 117 मॉडल के आसपास काम किया और 1947 तक अपने एक प्लांट को अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए रिपेयर फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया। उस पूरे साल में उनके 17 वी मॉडल में से सिर्फ 45 गाड़ियां ही बनी। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी डेमलर बेंज ने सिर्फ एक साल बाद ही प्रॉफिट कमा लिया। 1950 के दशक तक मर्सिडीज बेंज अपना ज्यादातर दबदबा वापस पाने में कामयाब रही, मोटर स्पोर्ट्स इवेंट्स में जबरदस्त वापसी की और दुनिया भर में सफल बिक्री भी हासिल की। इतना कि 1954 तक कंपनी ने $1 बिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया था। इन सालों में मर्सिडीज ने अपनी इमेज पूरी तरह से बदल दी है और दुनिया के सबसे कीमती कार ब्रांड्स में से एक बन गई है। हालांकि यह सब कार्ल बेंज के बिना मुमकिन नहीं होता, जिन्होंने अपने साधारण बैकग्राउंड, चुनौतियों और आलोचकों के बावजूद अपने सपने को हकीकत में बदलने का साहस और पक्का इरादा दिखाया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।